हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पंक्चुएशन सिंबल्स होती क्या हैं, इनका इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में क्या बुनियादी किरदार है, आया कि इनको सीख कर हम एक अच्छे राइटर बन सकते हैं और अगर हम इन पंक्चुएशन सिंबल्स का प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो इसका हमारी राइटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, यही वो बुनियादी क्वेश्चंस हैं जिनको आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं हूँ मोहम्मद जाहिर सैद, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल iTech वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक पंक्चुएशन सिंबल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम इन सिंबल्स के बारे में पहले इनका बुनियादी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम कुछ एक या दो सिंबल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी सिंबल्स के बारे में हम रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी तफसील के साथ हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो आज हम कम अज़ कम फुल स्टॉप और कॉमा को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इन बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। ओके जी, तो पंक्चुएशन है कि अपना पंक्चुएशन का यकीनन इंग्लिश ग्रामर में और राइटिंग में बहुत ही एक अहम रोल है। इनके बगैर हम अपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सकते। अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, इवन के कुछ राइटर्स भी कुछ सिंबल्स को मिस यूज करके बहुत ही बैड इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपनी राइटिंग पे। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, इवन के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी पंक्चुएशंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये राइटिंग में अगर आप कहें ये कि राइटिंग की बेस है, उसकी कोर है, उसका रियल इसेंस है, तो ये गलत नहीं होगा। इन पंक्चुएशन सिंबल्स को जानने के बगैर आप बिल्कुल भी, आप किसी भी तौर पे अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते और ना ही अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो पंक्चुएशन का जानना गोया कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पंक्चुएशन। ओके जी, इसको जाने बगैर आप किसी भी तौर पे अच्छे राइटर नहीं बन सकते, ना ही आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि पंक्चुएशन होती क्या है, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसमें पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज टू इंडिकेट द स्ट्रक्चर and organization of sentences and phrases and clarify meaning and convey tone। क्या था जी, पंक्चुएशन मार्क्स ऐसी सिंबल्स होती हैं जो रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं उस सेंटेंस की ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी बनावट को और उसकी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करने के लिए कि आया कि सेंटेंस या फ्रेज ये उसके मानी को कन्वे करने के लिए, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और ये कि सेंटेंस की कैटेगरी क्या है, आया कि ये सिंपल है, इंट्रोगेटिव है और क्या है। ओके जी, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ये ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स। अब हम इनको तरतीब से पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो क्या है जी, वो है पीरियड। पीरियड क्या होता है जी, आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। जी हाँ, मुख्तलफ इसको ओकेजन्स पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे इसी को डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। जब ये सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होता है, इसको अमेरिकन में हम पीरियड बोलेंगे और ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलेंगे, और कई जगहों पे इसको डॉट भी कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको डॉट कहते हैं। ओके जी, जब हम इसको एब्रीविएशंस में इस्तेमाल करेंगे, एक्रोनीम्स में इस्तेमाल करेंगे, या किसी और इसको टर्म में यूज करते हैं नॉर्मली, तो इसको हम डॉट कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको डॉट कहते हैं, और वैसे इसको इंग्लिश में पीरियड, या अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड, और ब्रिटिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं, याद रहे। ओके जी, तो ये पीरियड है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हम जानते हैं। पीरियड यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस के आखिर में आता है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से सेंटेंसेस के आखिर में पीरियड या फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। याद रहे, इसको, ये इसकी सिंबल है, इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हम फुल स्टॉप कहेंगे। और सेंटेंसेस के दरमियान में जब इसका इस्तेमाल करते हैं, एब्रीविएशंस में, एक्रोनिम्स में, तो हम इसको डॉट कहते हैं। ओके जी, इसी को 3 नामों से पुकारते हैं। डॉट, सेंटेंस के आखिर में इसको हम डॉट नहीं बोलेंगे, सेंटेंस के आखिर में इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं या पीरियड। ओके, नेक्स्ट सिंबल है जी कॉमा। ये देख लें, ये जो सिंबल है ये क्या है जी, कॉमा। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 95% स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं।
उसको हम कॉमे का जो गलत इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कॉमा सप्लाइज। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कॉमा होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। ओके, यह हम उसने इसको मुख्तसर बताया है, यूज टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ पॉज और टू क्लैरिफाई मीनिंग। ओके, तीसरी जो सिंबल है वो है क्वेश्चन मार्क। ओके, ये पंक्चुएशन जो सिंबल है, ये मार्क है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जाहिर सी बात है एक बच्चे को भी पता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे आता है। और फोर्थ सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इस तरह की सिंबल होती है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, यूज टू इंडिकेट स्ट्रांग इमोशन और एम्फोसिस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, खुशी या गमी या हैरत की बेसाख्ता इजहार के लिए ये इसकी सिंबल है, ये मार्क है, इसको देख लीजिए, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, इन सब को हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। पहले मुख्तसर सन का तारफ कर लेते हैं। कॉलन, कॉलन ये 2 वर्टिकल डॉट्स होते हैं, तो इस तरह के इनको बोलते हैं कॉलन। यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एन एक्सप्लेनेशन और अ कोटेशन। ये 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे इसका मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल है, इसको भी आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सिंबल है सेमी कॉलन, एक डॉट और नीचे कॉमा। ये इंग्लिश में याद रहे सबसे छोटा वक्फा कॉमा होता है और सबसे बड़ा फुल स्टॉप, ये दरमियानी वक्फा है। ओके, सबसे बड़ा वक्फा फुल स्टॉप जिसको आप पीरियड भी कहते हो, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और सबसे छोटे वक्फे को कॉमा बोलते हैं, और ये दरमियानी वक्फा जो है सेमी कॉलन है। इसका इस्तेमाल भी हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे चल के। और नेक्स्ट सिंबल है क्वोटेशन मार्क्स। ओके, इन्वर्टेड कॉमास की तरह इसको क्वोटेशन मार्क्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंबल अपोस्ट्रोफी, और नेक्स्ट 9th सिंबल है पैरेंथेसिस। ओके, इसको इस्तेमाल ब्रैकेट भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और 10th सिंबल है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइफन। ओके, इसका इस्तेमाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन इस्तेमाल है, और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी डैश। डैश की 2 कैटेगरीज हैं, एम डैश और एन डैश। इसको भी हम डिटेल से आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वन है एलिप्सिस। ओके, ये 3 डॉट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एलिप्सिस। इसका इस्तेमाल भी हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इस्तेमाल है इन जो पंक्चुएशन का, सबसे पहला इस्तेमाल है वो फुल स्टॉप है जी। ओके, तो उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, फुल स्टॉप होता क्या है। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप जान लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने मुख्तलिफ सेंटेंसेस में भी करना है, हमें पता होना चाहिए सेंटेंस क्या है। बल्कि अगर मैं स्टार्ट से शुरू करूं, इंग्लिश में सबसे पहले लेटर होता है। इंग्लिश में क्या होता है जी, सबसे पहले लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं, ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर कॉल्ड लेटर्स। ए टू जी जितने अल्फाबेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटर्स। और लेटर्स को मिला के नेक्स्ट लेटर्स के बाद आता है जी वर्ड। वर्ड कैसे बनता है, आप यूं कह लें, a collection of letters in a meaningful way is called word. For example, आप कहते हैं जी ओ गो, कम, प्ले, सिंग। आप डिफरेंट लेटर्स को मिला के या अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड बनाते हो। और वर्ड के बाद बनता है फ्रेज। फ्रेज के बाद क्लॉज। आगे क्लॉज की हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिटेल से हम आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको तारफ करवा दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ऐसी क्लॉज जो अकेले इस्तेमाल हो सके, मानी दे। ओके, और डिपेंडेंट जो दूसरी पे डिपेंड करे। ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन। ओके, तो क्लॉज के बाद आएगा जी सेंटेंस। सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। आप अल्फाज को अगर मीनिंगफुल वे से मिलाते हो तो बनता है सेंटेंस। तो हम जो सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं वो है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप। ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप या पीरियड। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, अमेरिकन में क्या बोलेंगे जी, पीरियड। याद रहे इसका इस्तेमाल, आपको पहले मैं बता चुका हूँ फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल क्या है। इसको आप सबसे पहले सेंटेंस के एंड पे, और सेंटेंस कौन सा, डिक्लेरेटिव। ओके, यानी सादा फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप आता है, ये एक आम स्टूडेंट को पता है। ओके जी, तो इंग्लिश में सबसे जो बड़ा वक्फा वो क्या है जी,
फुल स्टॉप है, आपको याद रहे सबसे बड़ा वक्फा फुल स्टॉप है। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप और अमेरिकन में पीरियड बोलते हैं। इसका आमतौर पे दूसरा इस्तेमाल जो हम एक्रोनीम्स या एब्रीवेशंस में करते हैं, और कुछ और टेक्निकल टर्म्स में हम जाके पढ़ेंगे, जैसे www डॉट, ओके, वेबसाइट्स में इसका हम इस्तेमाल करते हैं डॉट्स का, वहाँ हम इसको डॉट बोलना है। सेंटेंस के दरमियान में जब हम इसका टेक्निकली इसका यूज करते हैं वहाँ इसको डॉट बोलना है, सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप बोलेंगे इसको, ओके जी। और इसको आप पीरियड भी कह सकते हो अमेरिकन इंग्लिश में। तो हम इसको अब थोड़ा सा डिटेल से रीड आउट करते हैं। द फुल स्टॉप, also known as the period, is a punctuation mark used to indicate the end of a sentence. फुल स्टॉप क्या होता है, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ये एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो सेंटेंस के डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पे आता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट commonly used punctuation marks in the written English, and its main use is to create a complete thought and signal a pause in reading. ये जो फुल स्टॉप है इंग्लिश में आम इस्तेमाल होने वाली पंक्चुएशन मार्क है। सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी ये पंक्चुएशन मार्क है, और फिक्रे के एंड पे आता है, सबसे बड़ा वक्फा होता है। और इसका जो बड़ा इस्तेमाल है, एक इसको कंप्लीट थॉट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अपनी रीडिंग में एक वक्फे के लिए आपको पता चलता है जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया है। जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस खत्म होगा तो उसके एंड पे क्या आएगा, हम एक वक्फा करते हैं, उसके लिए फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, ओके जी। Here are some examples of how the full stop is used. ये जो कुछ examples हैं हम जिससे हम सीख पाएंगे कि हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप का सबसे पहला या प्राइमरी इसका इस्तेमाल क्या है, ये डिक्लेरेटिव या सादा जुमले के सेंटेंस के एंड पे आता है। नंबर 1, टू इंडिकेट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के इख्तिताम पे इसको हम पीरियड या फुल स्टॉप को यूज करते हैं। द मोस्ट common use of the full stop is to signal the end of declarative or imperative sentences. दो तरह के sentences में, declarative में भी और imperative में भी आएगा। और imperative कौन से sentence होते हैं, ऐसे sentence जिसमें कोई हुक्म हो, नसीहत या मना करना पाया जाए, इसको imperatives कहते हैं, ओके जी। तो इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, पहले हम इसकी examples देखते हैं। She went to the store, यहाँ पे देखें she went to the store। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे ये आपने मार्क यूज किया है, ये वाला डॉट, इसको फुल स्टॉप कहते हैं, ओके जी। शी वेंट टू द स्टोर। सेकंड, नेक्स्ट सेंटेंस, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेंटेंस के एंड पे इसका इस्तेमाल किया है। प्लीज क्लोज द डोर, बराह करम दरवाजा बंद कर दीजिए, एंड पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। और टर्न ऑफ द लाइट्स, इन तमाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। इसी तरह आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि ओपन द विंडो, शट द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप। इन तमाम सेंटेंसेस में भी आखिर में क्या आएगा, फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन के लिए इस्तेमाल होता है। एब्रीविएशन कैसे, आप किसी वर्ड को आप जब उसकी तखफीफ करते हैं, उसका शॉर्ट वर्जन लिखते हो, उसकी शॉर्ट फॉर्म या उसकी कंट्रैक्शंस इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे इसको हम एब्रीविएशंस के तौर पे इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पे उसको आप डॉट यूज करेंगे, वहाँ उसको फुल स्टॉप नहीं बोलना, वहाँ उसको कहना डॉट, ओके जी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, फॉर मिस्टर एम आर, एम कैपिटल लिखेंगे और आर लोअर केस में यानी स्मॉल लिखेंगे, इसको लेके के आगे डॉट डालते हैं। इसको हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं कहते, होता तो टेक्निकली फुल स्टॉप है, लेकिन फुल स्टॉप आपको याद रहे सेंटेंस के एंड पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम फुल स्टॉप बोलेंगे। इसी डॉट को हम नाम दे देंगे फुल स्टॉप को, क्योंकि वहाँ एक वक्फा है, लंबा वक्फा है, वहाँ उसको फुल स्टॉप का नाम देंगे या पीरियड का। और अगर एक्रोनिम्स में या एब्रीविएशंस में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ उसको हम बोलेंगे डॉट। इज दैट क्लियर? मिस्टर एम आर डॉट फॉर मिस्टर, ये मिस्टर के लिए लिखा जी, ओके। सेकंड एग्जांपल है, आप इसकी सेकंड एग्जांपल देख लें।
ये सारे एक्रोनिम्स हैं और एब्रीविएशंस हैं, ठीक है जी। ये भी सारी की सारी। और जैसे डॉक्टर DR फॉर डॉक्टर, एंड पे आपने डॉट का इस्तेमाल किया है, इसको हम डॉट बोलते हैं, डॉक्टर। ओके ओके। इसी तरह आपने इसका इस्तेमाल किया है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज ratified in 1787. The US stands for United States. ओके जी। ये आपको पता है यूएस किसको बोलते हैं? अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को। ये उसका एब्रीविएशन है। तो इसका पहला इस्तेमाल फुल स्टॉप का क्या है? जब सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फुल स्टॉप या पीरियड। जब आप एज एन एब्रीविएशन यूज करते हैं या एक्रोनिम्स में यूज करते हैं तो इसको हम बोलेंगे डॉट। इज दैट क्लियर? ओके जी। तो इसका थर्ड इस्तेमाल क्या है? इट इज यूज्ड इन डेसिमल नंबर्स। आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं डेसिमल नंबर्स में। द फुल स्टॉप इज यूज्ड टू सेपरेट द होल नंबर फ्रॉम द डेसिमल फ्रैक्शन सच एज। या इसको फुल स्टॉप नहीं हम कहेंगे, या इसको हम डॉट बोलेंगे। वैसे टेक्निकली तो इसका नाम आपको पता है, फुल स्टॉप है, पीरियड है, और तीसरा इसका नाम क्या है? डॉट। तो जब हम डेसिमल में, जब एब्रीविएशंस में यूज करेंगे या इस तरह का जो वेबसाइट्स एड्रेस है तो उसमें बोलेंगे www.example.com। ओके जी। तो यहाँ इसको डॉट बोलते हैं दरमियान में, और एंड पे इसको फुल स्टॉप या पीरियड बोलते हैं। ओके, बहरहाल एक ही सिंबल के तीन मुख्तलिफ नेम्स हैं। तो आपने डेसिमल नंबर्स में भी इसका इस्तेमाल, जैसे 3 पॉइंट भी इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, 1 4, ये वही एक डॉट है। ओके जी। तो फोर्थ इसका इस्तेमाल है। इसका बुनियादी तौर पे ये दो बुनियादी तौर पे इसके इस्तेमाल ज़्यादा है, सेंटेंस के एंड पे, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड पे, और दूसरा एब्रीविएशंस में। ये तो बाहर बाहर एक समझ लें, एक बच्चे को पता डेसिमल्स में इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, और ये इंग्लिश का डॉट ही होता है। ओके। इन वेबसाइट एड्रेस में लिखते हैं www.example.com। ओके। full stop dot is used to separate the different levels of a website address such as www.example.com. Number fifth, dot or full stop dot is used to indicate abbreviations in dialogues. Dialogues में the full stop can be used in dialogue to introduce an abbreviation or contraction. For example, I'll meet you at 6 p.m. PM stands for post meridiem. इसको भी हमने एब्रीविएट किया है, ये पीछे आप पढ़ चुके हो। ओके। तो इसमें हम PM में डॉट का यूज किया है। ओके, याद रहे, इसको हम यहाँ फुल स्टॉप नहीं बोलेंगे, दरमियान में जहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो डॉट बोलते हैं एब्रीविएशंस में। ओके, वेबसाइट्स के एड्रेस में इसको हम बोलेंगे डॉट। ओके जी। तो आगे है जी, हाउ टू यूज अ पीरियड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने देखना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लंडर समटाइम्स स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ओके जी। ये मैं आपको 2 सेंटेंस दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप याद रहे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको आपको पता है सेंटेंस के एंड पे फौरी आता है, यहाँ पे देखो डॉट विदाउट एनी स्पेस आप लिखते हो, ये उसका करेक्ट वर्जन है। डू नॉट पुट अ स्पेस बिफोर अ पीरियड यूज टू एंड अ सेंटेंस। सेंटेंस के इख्तिताम पे आपने जो पीरियड डॉट का यूज करते हो, जिसको आप फुल स्टॉप कहते हो, इसमें स्पेस नहीं आपने डालना। द शर्ट इज ब्लू, इसके फौरी बाद आपने डॉट लिखना है, ये इसका करेक्ट वर्जन है। ये इसका क्या है? बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट वर्जन देखो क्या है, द शर्ट इज ब्लू, ये देखिए आपने डॉट या फुल स्टॉप स्पेस डाल के लिखा, ये इसका इनकरेक्ट वर्जन है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके। तो ठीक कैसे? द शर्ट इज ब्लू, सम स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं, उसको स्पेस बार को एक दफा प्रेस कर देते हैं और डॉट इस तरह का पड़ जाता एक स्पेस के बाद, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका सेंटेंस 100% रॉन्ग हो जाएगा। ओके जी, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये वाला ठीक है। आपको पता होना चाहिए डॉट जो आता है विदाउट एनी स्पेस आता है, ये आप बिल्कुल एक बच्चे को भी पता है, इसमें आपने मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी। ओके जी। तो पहला इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे करना है आपने सेंटेंस के इख्तिताम पे विदाउट एनी स्पेस डॉट डालना है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। कुछ स्टूडेंट्स स्पेस डाल के डॉट लिख देते हैं, दैट्स रियली अ ग्रेट मिस्टेक। ओके, इट्स अ बिग मिस्टेक।
तो अगला है जी, डू नॉट पुट वन स्पेस आफ्टर द पीरियड इफ इट इज फॉलोड बाय अनदर सेंटेंस। ओके, अगर एक सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद भी हम सम टाइम ओके 2 बार उसको स्पेस बार प्रेस कर देते, वो भी मिस्टेक है। इसको भी आप अच्छे से देख लें। ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें आपने अच्छे से देखना है कौन सा ठीक है। इसमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ठीक है जी। इसमें कौन सा सेंटेंस फर्स्ट ठीक है, और ये वाला, और इसमें देखो आई एम ड्राइविंग टू द सिटी, फुल स्टॉप, बिल्कुल इसको विदाउट एनी स्पेस साथ ही लिखेंगे। डॉट पीरियड हमने साथ ही लगाया, उसके बाद हमने एक दफा स्पेस बार को प्रेस करना है, ये एक स्पेस है थोड़ा सा। इसके बाद द सिटी इज नॉर्थ ऑफ हियर, ये पहले वाला सेंटेंस हर लिहाज से ठीक है जी। ओके, तो ये इसका करेक्ट वर्जन है, आई एम ड्राइविंग टू द सिटी, फुल स्टॉप, एक बार हम डॉट को उसको प्रेस करेंगे स्पेस बार को, द सिटी इज नॉर्थ ऑफ हियर, इस तरह हम लिखते जाएंगे। तो ये इनकरेक्ट वर्जन देखिए, इसमें पहले में मिस्टेक क्या है, इसमें आप देखें फुल स्टॉप के फौरी बाद आपने साथ ही सेंटेंस लिख दिया, इसमें आपने स्पेस नहीं डाला, इसमें स्पेस बहुत जरूरी है, ये इनकरेक्ट है जी। आई एम ड्राइविंग टू द सिटी, डॉट, ये डॉट ठीक लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद आपने स्पेस बार को प्रेस नहीं किया, स्पेस बार को एक दफा प्रेस करना है, ये देखो ये ठीक है और ये मिस्टेक है, ये भी गलत है। और इसी तरह एक नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें भी मिस्टेक है, वो क्या है आप इसमें जज करें। आई एम ड्राइविंग टू द सिटी, फुल स्टॉप ठीक लगा हुआ है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है डबल स्पेस, यहाँ पे एक सिंगल स्पेस ठीक है, यहाँ विदाउट एनी स्पेस रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट है, यहाँ 2 टाइम्स स्पेस बार को प्रेस किया गया है। ओके, ये भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। तो 2 सेंटेंस गलत है, फर्स्ट वन ठीक है। इज दैट क्लियर? इसको अच्छे से देख लें। तो इसमें क्या समझे आप, इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें आपने सेंटेंस लिखना है, उसके फौरी बाद फुल स्टॉप, then you will press space bar 1 time and you will type the next sentence. The city is north of here. Okay, there must be a proper space. You will press the space bar 1 time after completing the full sentence, and at the end of declarative or imperative sentence you will uh, write a single dot, that is called full stop in British English, and in American English it is called period. Okay, तो उसके बाद आप स्पेस एक दफा स्पेस बार प्रेस करोगे, then you will write the second sentence. In the same way you will keep on writing the sentence one after the other, putting a space. Is that clear? तो सेकंड एग्जांपल इनकरेक्ट है, इसमें आपने डॉट तो यूज किया है पीरियड प्रॉपरली, बट इसमें स्पेस बार को प्रेस नहीं किया, स्पेस बार को एक 1 टाइम प्रेस जरूर करना, ये भी मिस्टेक है, लेकिन थर्ड में आपने स्पेस बार को 2 टाइम प्रेस किया है, ये भी मिस्टेक है। समझ आ गई? इज दैट क्लियर? ओके जी, तो ये तो था, आपने पढ़ा है फुल स्टॉप का इस्तेमाल, फुल स्टॉप या डॉट का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको एक दफा फिर देख लें। फुल स्टॉप या डॉट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने बिल्कुल आसानी से इसको 3 तरह पे 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, full stop is used at the end of a declarative and imperative sentence. Okay, declarative और imperative sentences के end पे आता है full stop. Number 2, it is used for abbreviations. Abbreviations के लिए, acronyms के लिए आता है, और sometime हम इसका इस्तेमाल different websites को point out करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसको लिखना कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है। फुल स्टॉप सेंटेंस के इख्तिताम पे उसके फौरी बाद आता है, इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए, डॉट और सेंटेंस के दरमियान में स्पेस नहीं होता, सेंटेंस के इख्तिताम होते ही हम साथ बिल्कुल विदाउट पुटिंग एनी स्पेस हम इसको यूज करते हैं, डॉट को या फुल स्टॉप को। देन एक दफा इसको स्पेस बार को प्रेस करके सेकंड सेंटेंस लिखना है। ओके जी, तो आगे हम चलते हैं, हम पढ़ेंगे इसके साथ ही कॉमास का इस्तेमाल, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इस्तेमाल उसका। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉमास का गलत यूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम कॉमा सप्लाइज, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
लेकिन आज आपको मैं कॉमे का इस्तेमाल भी सिखाने जा रहा हूँ। ये सिंबल है जी कॉमे की। कौन सी सिंबल है ये आप देख ले इसको अच्छी तरह से, ये कॉमे की सिंबल है। ओके, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका मैं आपको बता दूं। कॉमा का इस्तेमाल बहुत ट्रिकी है। कॉमा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ सेंटेंस। एक जुमले में डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ज़बानी एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हो आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज्ड सम बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स एंड guavas। तो ये हर नाउन या आइटम के बाद कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला इस्तेमाल क्या है, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ सेंटेंस। सेकंड इसका इस्तेमाल है, कॉमा इज यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉमे का दूसरा इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से इस्तेमाल करते हैं मिलाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले सीखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसी क्लॉज जो अकेली मफहूम या मानी देती हो, रखती हो, अकेली इस्तेमाल हो सके, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और क्लोजली रिलेटेड भी हों, उनके दरमियान में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके कॉमा लगाते हैं। ओके जी, तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, अ कॉमा इज ए पंक्चुएशन मार्क used in written language to separate words, phrases or clauses within a sentence। इसका इस्तेमाल क्या है, ये अल्फाज को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जुमले में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉमे का बुनियादी इस्तेमाल क्या है, एक सेंटेंस में वर्ड्स में नाउन्स हों, वर्ब्स हों, एडजेक्टिव्स हों, कुछ भी आ जाए, उसको सेपरेट करने के लिए फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी, तो इट इज टिपिकली यूज्ड टू क्रिएट pauses, clarify meaning and improve readability। The comma is one of the most commonly used punctuation marks in English and plays an important role in the structure and organization of sentence। ओके जी, ये आपको इसका पता होना चाहिए। कॉमे का बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल क्या है, कॉमा किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम आज ही आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। यूज ऑफ कॉमा, इसका पहला इस्तेमाल क्या है, द कॉमा इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट हैज सेवरल यूजेस इन रिटन इंग्लिश। इसके एक तहरीरी इंग्लिश में बहुत से इस्तेमाल हैं। हियर आर सम of the most commonly used uses of commas। Number one, separating items in a list। Comma is used to separate items in a list। एक सेंटेंस में डिफरेंट आइटम्स की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Commas are used to separate items in a list of 3 or more things। यहाँ स्पेस आना चाहिए था, चलो खैर। फॉर एग्जाम्पल, I need to buy eggs, bread and milk from the store। गौर करें, इस सेंटेंस में आपके पास 3 डिफरेंट चीजें हैं, एग्स है, ब्रेड है एंड मिल्क। इन 3 नाउन्स को आपने मिलाया है, किसकी मदद से सेपरेट किया, कॉमास की मदद से। ओके जी, ये देखिए ये रहा कॉमा, इसको कॉमास की मदद से आपने इसको इस्तेमाल किया है। ये रहा आपका ये कॉमा है, ठीक है जी। तो आई नीड टू बाय एग्स, आपने साथ ही विदाउट पुटिंग एनी स्पेस, स्पेस के बगैर ही कॉमा लिखना, याद रहे। यहाँ स्पेस डाल के कॉमा नहीं डालना, साथ ही बिल्कुल कॉमा आना है, फिर एक दफा स्पेस बार को प्रेस करना है। उसके बाद आपने स्पेस बार को प्रेस करने के बाद आपने देखो यहाँ पे नेक्स्ट नाउन लिखना है, जो भी वर्ड है उसके फौरी बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, और उसके बाद स्पेस एंड और लास्ट पे मिल्क। इसमें कितने नाउन्स हैं मैं आपको बता दूं, इसमें नाउन्स कितने हैं जी, 1 2 एंड 3। याद रहे जो एंड है ना, आप सम टाइम एंड से आप लास्ट और सेकंड लास्ट के दरमियान एंड लिखते हैं, और सम टाइम आप कॉमास का यूज नहीं भी करते, ये भी ठीक है।
लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में एंड से पहले भी कॉमा आता है। याद रहे, आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये हमेशा याद रखें कि आपने एंड से पहले यानी लास्ट और सेकंड लास्ट वर्ड या नाउन के दरमियान एंड जो आता है उससे पहले भी कॉमा का इस्तेमाल करना, ये ज़्यादा कॉमनली जो इस्तेमाल होता है इसका। ओके जी, ये ज़्यादा ठीक है। अगर आप नहीं भी करते वो भी ठीक है, लेकिन याद रहे आपने इसका इस्तेमाल कर ले ज़्यादा बेटर है। ओके जी, इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ सेंटेंस। आप जितने नाउन्स हों सब के बाद में कॉमास लगाते जाएं विदाउट एनी स्पेस। कॉमास लगा के स्पेस एक बार को एक दफ़ा प्रेस करना है और उसके बाद आपने एंड पे फुल स्टॉप लिखना है। ओके जी, इज दैट क्लियर? तो आप नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें। The colors in my bedroom are blue, green and yellow. इसमें भी 3 डिफरेंट कलर्स हैं, उनको हमने कॉमास की मदद से सेपरेट किया है। कैसे सेपरेट किया? ब्लू, ग्रीन एंड येलो। किसकी मदद से सेपरेट किया? ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है। तो फर्स्ट रूल क्या आपने पढ़ा? कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ें या कुछ उनको जो लिस्ट दी होती है उसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमे का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल ठीक है जी। ओके, इसी तरह ऑन आवर फार्म वी हैव 3 कैट्स। एक ये नाउन, 2 goats, 1 cow and a pig. In this sentence we have got 4 different nouns and they have been separated with the help of comma. Okay, comma is used to separate a list of items in a sentence. Okay, this is very important rule. First rule क्या है? कॉमे का इस्तेमाल हम एक सेंटेंस में दी गई जो चीज़ों की लिस्ट है उसके आइटम्स में नाउन्स हों, वर्ब्स हों, एडजेक्टिव्स हो, जो भी हो उसको सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉमे का। इज दैट क्लियर? याद रहे, कॉमे का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं लिखना। कॉमे का इस्तेमाल कैसे करना है? बगैर किसी स्पेस के करना। ये देखो जी, बगैर किसी स्पेस के नाउन आपने टाइप लिखा, उसके फौरी बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद स्पेस बार को एक दफा प्रेस करना, फिर आप देन यू विल टाइप द नेक्स्ट वर्ड। बाकी आप स्टैंडर्ड रूल जो अप्लाई होता है, हर वर्ड के बाद स्पेस बार एक दफा प्रेस करना होता है, लेकिन कॉमे के बाद कॉमा लगाने से पहले स्पेस बार प्रेस नहीं करना। इज दैट क्लियर? ओके जी, तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है माई बेस्ट फ्रेंड्स आर रिचर्ड, निक, बेथ एंड लीसा। इसमें कितने नाउन्स हैं? 4। इसमें भी 4 डिफरेंट नाउन्स हैं। इस सेंटेंस पे गौर करें। फर्स्ट है जी रिचर्ड, सेकंड निक, थर्ड वन बेथ एंड लीसा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, लास्ट और सेकंड लास्ट के दरमियान एंड से पहले भी कॉमा लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, इट्स बेटर टू पुट अ कॉमा राइट हियर, ओके, जस्ट बिफोर आर्टिकल एंड। सो ये थर्ड सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ है जी, नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, आई नीड टू बाय एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। ये भी लिस्ट ऑफ आइटम है। शी एंजॉयज हाइकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ओके, ये देखिए हाइकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, यहाँ भी लिस्ट ऑफ आइटम को सेपरेट किया है। हाँ, ये वर्ब्स हों, एडजेक्टिव्स हों, नाउन्स हों, कुछ भी हो, जो लिस्ट प्रोवाइड की गई होती है उसको आपने सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो फर्स्ट रूल क्या है? कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम इन अ सेंटेंस। ओके, अब सम टाइम एडजेक्टिव्स 2 या 3 इकट्ठे आ चुके होते हैं, वहां भी इनको हम कॉमास की मदद से सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेटिंग एडजेक्टिव्स, कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट 2 और मोर एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई द सेम नाउन। जो एक ही नाउन को डिस्क्राइब करें, उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो, उन एडजेक्टिव्स को आप सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बिग रेड बॉल बाउंस्ड डाउन द हिल। यहाँ स्पेस मिस्टेक रह गई है, एनी हाउ खैर, द आर्टिकल के बाद स्पेस होना चाहिए था। द बिग रेड बॉल, बिग एंड रेड, इसको आप गौर से देखें। बिग ये भी एडजेक्टिव है, सॉरी यहाँ पे ये रहा, इसको आप बिग एंड रेड,
ये दो एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? दोनों बाल को कर रहे हैं। ओके जी, केस को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये एक ही नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे विदाउट यूजिंग कॉमा नहीं लिखेंगे द बिग रेड बॉल, तो वो गलत हो जाएगा। या सेंटेंस आपका ठीक है, द बिग रेड बॉल बाउंस डाउन द हिल। सेकंड सेंटेंस भी इसी तरह, शी हैज अ बिग येलो अम्ब्रेला। यहाँ पे भी टू एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं, बिग और एंड येलो, and these two adjectives have been used for the noun umbrella। इसके लिए आपने इसको इस्तेमाल किया है, किसको? इन टू एडजेक्टिव्स को। तो इनके दरमियान में क्या आना है? आपने इनके दरमियान में कॉमा का यूज करना है। ओके, तो इट वॉज अ हॉट सनी डे। हॉट एंड सनी टू एडजेक्टिव्स हैं, एंड दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन डे। ओके, सो इसी तरह आप इसका इस्तेमाल करोगे। इज दैट क्लियर? ये बहुत आसान है जी। थर्ड इसका इस्तेमाल क्या है जी? सेपरेटिंग क्लॉजेस। सम टाइम हम क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए आप सेपरेट कह दें, या सम टाइम एक ही सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए भी, तो वो किसकी मदद से? और क्लॉज का इंडिपेंडेंट होना और क्लोजली रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, याद रहे। ये थर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूज। कॉमास आर यूज्ड टू separate two or more independent clauses in a sentence joined by a coordinating conjunction। और clauses वो closely related भी हों, हम आपस में मरबूत हों, closely related हों। अब आप देखिए, ये जनाब ये होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो ये इसकी नीचे एग्जांपल्स हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक स्टूडेंट्स को एक टेक्निकली एक वर्ड सिखाया, फैन पोइज। तो ये नीचे आप देख लीजिएगा, आप इसको इस्तेमाल करके नीचे देखें। ये कीप इन माइंड द वर्ड फैन पोइज। आपने फैन पोइज को याद रखना। कौन सा वर्ड है? फैन पोइज। ये एक टर्म है, फैन। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो। तो इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए एक टर्म याद रख लें, फैन पोइज। ओके जी, तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखें, ये है जी एफ फॉर, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, पहला कौन सा है? फॉर, एफ फॉर फॉर, फैन बॉयज। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, एंड बी फॉर बॉय। ओके, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा एफ फॉर। इज दैट क्लियर? ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, एंड वाई फॉर येट, लास्ट वन एस फॉर सो। तो आपने ये एक टर्म याद रखनी है, फैन बॉयज। कौन सी याद रखनी है? फैन बॉयज, ये टर्म है। तो आप देख लें, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। ओके, जो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये आपने याद कर लेना अच्छी तरह से। ओके जी, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो आपने जो रूल है लास्ट, वो क्या पढ़ा है? कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हों और क्लोजली रिलेटेड भी हों, उनको आप एक सेंटेंस में यूज करने के लिए कॉमास का इस्तेमाल करते हो। ओके जी, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये रूल क्या है। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन अ सेंटेंस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो याद रहे, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं? ऐसी क्लॉज जो अकेली इस्तेमाल हो सके, अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन। ओके, जो अकेली इस्तेमाल हो सके, यानी उस मफहूम
वाजे कर सके, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसी क्लॉज जो अकेली मफहूम वाजे ना करे वो होती है डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? तो ये क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और बाहम मरबूत या क्लोजली रिलेटेड होना भी जरूरी है। फिर हम इसको कॉमास की मदद से लिखते हैं। किसकी मदद से? कॉमास। कॉमास और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये बहुत जरूरी है। ओके, इज दैट क्लियर? तो आगे हम चलते हैं जी इसकी एग्जांपल्स की तरफ। आई वांट टू गो टू द बीच, ये एक क्लॉज है जी। फर्स्ट, आई वांट टू गो टू द बीच, यहाँ तक। और दरमियान में ये जो इस्तेमाल हुआ ये क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरी क्लॉज है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। टू क्लॉजेज हैं। दरमियान में हमने जो यूज किया है, ये हमने यूज किया है, ये वाला आप देख लें, ये हमने क्या यूज किया है, दरमियान में आपने यूज कर लिया जनाब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, तो ये थर्ड रूल है। इसको कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आप जौन सा भी सूटेबल हो, बट हो, और हो, नॉर हो, सो हो, येट हो, जौन सा भी आपको लगे कि यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करें। तो लेकिन इन क्लॉजेस का दोनों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आई वांट टू गो टू द बीच, फर्स्ट जो क्लॉज है इसको आप देखिए, आई वांट टू गो टू द बीच, ये जो पहली क्लॉज है तो ये आप देखें ये इंडिपेंडेंट है। कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। और दूसरी भी इंडिपेंडेंट है। इनमें कौन क्या यूज किया आपने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, सो थर्ड रूल क्या था? कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको याद रहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आना बहुत जरूरी है। ओके, और ये क्लॉजेस का भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ओके जी, लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। शी वांटेड टू गो टू द मूवी but he preferred to stay home. These two clauses are independent clauses. This one ये भी independent है। और ओके, यहाँ देखिए आप, ये जो क्लास है पहले वाली ये भी इंडिपेंडेंट है और सेकंड क्लास भी इंडिपेंडेंट है। दोनों क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और इनको किसकी मदद से मिलाया गया है? विद द हेल्प ऑफ कॉमा, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट। ये बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये वाला, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट। ओके जी, इज दैट क्लियर? तो इसको आप याद रहे, ये इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है। और आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है जी। आई स्टडीड फॉर द एग्जाम एंड माय फ्रेंड रिव्यूड द मटेरियल। ओके, अगेन वी हैव गॉट एंड एज a coordinating conjunction। and is a coordinating conjunction। याद रहे एंड क्या है? ये coordinating conjunction है and it's been used। ओके, एंड क्या है जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हमने इस्तेमाल किया है एंड को विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, लेकिन याद रहे मैं अगेन आपको बता दूं, दोनों क्लासेस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आई स्टडीड फॉर द एग्जाम, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। माय फ्रेंड रिव्यूड द मटेरियल, दिस इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके जी, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है द वेदर वाज सनी बट वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। इसमें भी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के जरिए से ओके इस्तेमाल किया गया है। इसको हम इनको मिलाया है। ओके, इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट किया कॉमे की मदद से। ओके, मिलाया किसकी मदद से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। ओके, यू कैन कम टू द पार्टी और यू कैन स्टे होम। Okay, again we have got two independent clauses. You can come to the party. This one is an independent clauses. So is the case here. Second one is also an independent clauses. These two clauses are separated with the help of comma and they are joined using coordinating conjunction or. Is that clear? This one or, this one is a coordinating conjunction. Okay.
तो थर्ड रूल आपने क्या पढ़ा, आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए, ओके। और वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लोजली रिलेटेड भी हों, उसको आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, ओके जी। कोऑर्डिनेटिंग दरमियान में कंजंक्शन का इस्तेमाल करके इन दोनों क्लॉजेस को आपने सेपरेट करना कॉमे की मदद से। इज दैट क्लियर? ओके। तो इस तरह आप देखें बाकी एग्जांपल्स भी। शी वांटेड टू विजिट द म्यूजियम, इसमें यहाँ कॉमा डलेगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। फॉर इट वाज हर बर्थडे, इट वाज हर बर्थडे, it is also an independent clause, and these two clauses are joined with the help of coordinating conjunction for, and they've been separated using comma, ओके जी। तो कॉमे का बुनियादी मकसद इसका क्या है इस्तेमाल, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करना और उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के इस्तेमाल के साथ, ओके जी। ओके। The rain started pouring, so we decided to postpone the picnic. इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने सेपरेट किया है कॉमे की मदद से, और इसका इस्तेमाल क्या किया आपने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, सो का, ओके। तो इसमें इसका लास्ट वन क्या है, इसका इस्तेमाल सेटिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस। अगला इसका इस्तेमाल है इंट्रोडक्टरी और फ्रेजेस का इस्तेमाल, उसको भी आपने सेट ऑफ करना, उसको अलग करने के लिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसका नेक्स्ट इसका यूज क्या है, सेटिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रहे। और इंट्रोडक्टरी वर्ड या फ्रेजेस क्या होते हैं, आमतौर पे एक सेंटेंस के स्टार्ट में हम यूज करते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, ओके जी। However, कैसे हम एडवर्ब का यूज कर लेते हैं या किसी फ्रेज का यूज करते हैं, इन द मीन टाइम, इन द मॉर्निंग, एट दिस मोमेंट, ओके, ऑन द कंट्रेरी। इस तरह के हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या फ्रेजेस का जब इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, तो उसके बाद आपने कॉमे का इस्तेमाल करना है। इज दैट क्लियर? Setting of introductory words or phrases, that's also very very important, keep in mind. तो कॉमा का अगला या चौथा इस्तेमाल क्या है, आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या फ्रेजेस को अलग करना है, ओके। इसमें एग्जांपल देख लिए। अच्छा, ये commas are used to set off introductory words or phrases that come at the beginning of a sentence. Use a comma to set off introductory words, phrases or clauses. वो बेशक इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हों, फ्रेज हों या क्लॉजेस हों, उसको सेंटेंस के शुरू में अलग करने के लिए। एग्जांपल में देख लीजिए, इन द मॉर्निंग आई लाइक टू हैव कॉफी। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, आई लाइक टू हैव कॉफी, ओके। इसमें इंट्रोडक्टरी जो वर्ड है या फ्रेज है वो कौन सा है, वो ये इंट्रोडक्टरी इस सेंटेंस पे आप देखें, खास तौर पे फर्स्ट में इसमें आप देखें इन द मॉर्निंग, ये जो फर्स्ट है ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। ये क्या है जी, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। इसको हमने अलग किया यूजिंग कॉमा। ये सेंटेंस के स्टार्ट में अगर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो, इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो या क्लॉज हो, तो उसको अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमे का। इज दैट क्लियर? ओके जी। सेकंड एग्जांपल है, however I couldn't attend the meeting। ये भी है तो ये एडवर्ब, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो इसको हम सेट ऑफ या अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, कॉमे का। आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, ये एक फुल सेंटेंस है, इसके शुरू में जो इंट्रोडक्टरी वर्ड आया है however, ओके, इसको हमने किसके जरिए से अलग किया है, कॉमे की मदद से। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल ठीक है, ये भी दोनों सेंटेंस ठीक है। अगर हम इसके बाद कॉमा नहीं लगाते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सपोज हम लिखते हैं however, कॉमा नहीं लगाते यहाँ पे, तो आप इसको कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते तो सेंटेंस पूरा लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कॉमे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कहाँ करना है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद, फ्रेजेस या क्लॉजेस के बाद। इज दैट क्लियर? आगे चलते, नेक्स्ट एग्जांपल है, इन द एंड दे ऑल अग्रीड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। इसमें एक फ्रेज के बाद ये दिस इज एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, ये क्या है जी, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। इन द एंड दे ऑल अग्रीड ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन इट्स सनी आउटसाइड आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक। ये क्लॉज है जी।
यहाँ ये क्या है, ये जो पार्ट है when it's sunny outside, this is a clause, याद रहे, and this one is the second clause। इनको आपने फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लॉज या सेंटेंस से अलग किया किसकी मदद से, यूजिंग अ कॉमा, याद रहे दरमियान में आपने कॉमे का इस्तेमाल किया है, ये रहा ये कॉमा, ठीक है जी, इसको आपने कॉमे का इस्तेमाल किया है, ये कॉमा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट है क्लॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सेकंड वन इंडिपेंडेंट है, ओके जी। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आए तो उसमें कॉमा आता है, ओके, याद रहे। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखे और डिपेंडेंट बाद में लिखे फिर कॉमा नहीं आना, याद रहे। तो आपने पीछे पढ़ा था, आपने कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट इंट्रोडक्टिव सेट ऑफ इंट्रोडक्टिव वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज, यहाँ पे ये क्लॉज है, ओके। फर्स्ट सेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ ये एक फ्रेज है, ये वर्ड है, ये भी फ्रेज है, और यहाँ पे ये क्लॉज है, ये भी एक वर्ड है। फर्दर मोर ये एडवर्ब है, ओके। द रिसर्च फाइंडिंग्स वर कंसिस्टेंट विद आवर एक्सपेक्टेशंस। इस सेंटेंस के शुरू में एक इंट्रोडक्टरी वर्ड आया है, ओके जी। इसको हमने किसके जरिए से सेट ऑफ किया है, एक कॉमा की मदद से। तो यहाँ पे ये कॉमा जो है ये इस्तेमाल हुआ है। तो क्यों इस्तेमाल हुआ है, रूल आपने पढ़ा है, कॉमा इज यूज्ड टू सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ओके जी। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, उसमें इन एडिशन, ये भी एक फ्रेज है, इन एडिशन शी कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायर्ड टास्क्स, ओके। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, और ये फर्स्ट वन क्या है, एक फ्रेज है, फर्स्ट वन फ्रेज है। फ्रेज को आपने किसके जरिए से सेट ऑफ किया है, यूजिंग अ कॉमा, ओके जी। सेकंड वन इज अ कंप्लीट सेंटेंस, सेकंड वन क्या है, सॉरी मैं आपको बता दूं इसको पॉइंट आउट करके, सेकंड वन एक सेंटेंस है, ओके। ये फ्रेज है और ये सेंटेंस है, इसको सेट ऑफ आपने किया किसकी मदद से, आपने एक कॉमे की मदद से। ऑन द अदर हैंड दिस इज आल्सो अ फ्रेज, ऑन द अदर हैंड the competitor's product performed better in some aspects, okay। तो meanwhile ये अगेन एक एडवर्ब आ गया या एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, meanwhile ये रहा एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है meanwhile, और सेकंड वन जो है ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, ओके जी। इनको आपने किसकी मदद से सेट ऑफ किया है, यूजिंग अ कॉमा, याद रहे ये रहा कॉमा। इसको आपने सेट ऑफ किसकी मदद से, फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन आपके पास ये है जनाब, एक ये वाला, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, और सेकंड वन एक सेंटेंस है पूरा, ओके। तो इसको आपने सेट ऑफ किया यूजिंग अ कॉमा, इज दैट क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेवरथलेस ही डिसाइडेड टू गिव इट अनदर ट्राई, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है एडवर्ब नेवरथलेस, ये एज इट्स बीन यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड नेवरथलेस, ओके। और नेवरथलेस क्या है, एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, और ही डिसाइडेड टू गो इट ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो इसको इसको आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड को किससे सेट ऑफ किया, यूजिंग अ सिंपल कॉमा, इज दैट क्लियर, ओके जी। आगे चलते हैं जी। इन कंक्लूजन ये एक फ्रेज है, इन कंक्लूजन ये इट्स बीन यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, okay, it's been set off using a comma here। I believe that our plan is the best option। तो इसमें आपने इंट्रोडक्टरी फ्रेज को कैसे सेट ऑफ किया, यूजिंग अ सिंपल कॉमा। टू बिगिन विथ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, ये भी एक फ्रेज है, in fact this is also a phrase, introductory phrase, I have evidence to support my argument। Last one, moreover, this one is also a an introductory word, okay, and second is a sentence, and we have used a comma to set off introductory words, is that clear। तो ये रूल आपने क्या पढ़ा, ये रूल बहुत, that's also very important, comma is also used to set off
introductory words, phrases and clauses. Is that clear? इसका कॉमे का पहला इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले comma is used to separate list of items in a sentence. Number two, comma is used to separate two independent clauses with the help of coordinating conjunction. Okay. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? आपने एक टर्म यूज रखते हैं फैन वॉइस। तो नेक्स्ट आप रूल ये पढ़ा और उससे आगे चलते हम। नेक्स्ट है जी नंबर 5, सेटिंग ऑफ नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। कॉमास का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन इसेंशियल या एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। Commas are used to set off non-essential information or phrases that could be removed from the sentence without changing their meaning. Non-essential information क्या होती है? उसको हम sentence से हम sentence से remove भी कर सकते हैं without changing the meaning of the main sentence. इसको additional information भी कहते हैं। तो कॉमे का इस्तेमाल क्या है, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। इस सेंटेंस 2 सेंटेंसेस में आप देख लीजिएगा जी, इन कॉमास का इस्तेमाल आप देखें। ये जॉन एक नाउन है एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, यू कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यू कैन से प्रेडिकेट। ओके ओके, और इसमें दरमियान में जो हमने यूज की नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वाली। ओके, हु इज माई नेबर, इसको मैं आपको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं। अगर हम ये जो नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको हम यूं कह लें, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। हु इज माई नेबर, इसको अगर हम ओमिट करें या अरेज करें, यहाँ से निकाल दें, तो सेंटेंस जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो स्टिल एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, यानी उसके मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको रिमूव करके देखें, सपोज ये हमारे पास नहीं है। ओके, आप ये पढ़ें, जॉन इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। जॉन को इसके साथ मिलाए, सीधा पढ़ें इसको ये खत्म करके, हु इज माई नेबर, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, ये एक इजाफी इंफॉर्मेशन है। ये क्या समझे आप, कॉमास का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इजाफी इंफॉर्मेशन, या नॉन इसेंशियल कह सकते हो, गैर जरूरी, ये गैर जरूरी है, या इसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इजाफी किसके बारे में? जॉन के बारे में। जॉन जो कि मेरा पड़ोसी है, हमसाया है, नेबर है, वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। ओके जी, तो सिंपली तो ये बनता, जॉन एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। अब जॉन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन किसने दी? इस फ्रेज ने, हु इज माई नेबर। ओके, ये है नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, इसको आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। तो याद रहे, ये इसका 5th यूज क्या है, दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ हमने, अगर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है किसी सेंटेंस में, तो दोनों तरफ कॉमा आना है। अगर आप ये लिखो, जॉन हु इज माई नेबर इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो ये सेंटेंस सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको अच्छे से देख लें। जॉन, फिर अगेन यहाँ कॉमा आया, हु इज माई नेबर, ये जो दरमियान में है, ये दिस इज नॉन इसेंशियल, और यू कैन सिंपली से दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये अजाफी मालूमात है, किसके मतलब? जॉन के मतलब। तो इसको हमने कैसे लिखना? कॉमास की मदद से। जॉन के फौरी बाद स्पेस डाले बगैर आपने कॉमा लिखना है, फिर एक दफा स्पेस बार लिखोगे, वही जो स्टैंडर्ड रूल है। उसके बाद आप जो भी वर्ड्स टाइप करते हो, जो एक क्लास हो या फ्रेज हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके जी, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन या नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपने ये वाली, तो आपने क्या लिखा है, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 2020 बिकेम अ बेस्ट सेलर। ओके, वो किताब जो कि 2020 में पब्लिश हुई थी, बेहतरीन सेलर, बेहतरीन बिकी, यानी कि हाथों हाथ बिकी। तो इसमें देखें, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस is an additional information which was published
इन 2020। ये नॉन इसेंशियल कह लें या एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लें। एडिशनल इंफॉर्मेशन वो होती है जिसको हम अगर ओमिट भी करें, रिमूव भी कर दें, तो सेंटेंस फिर भी पूरा मफहूम उसका बाकी रहता है। ओके, वो मानी पूरा देता है, सेंटेंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम इसको रिमूव करके पढ़ें, द बुक became a bestseller, this is still a complete sentence. Okay, it gives a complete sense. So we have provided additional information about the book. उसके बारे में हमने अजाफी मालूमात प्रोवाइड की हुई है। ये देखिए, विच वाज, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, विच वाज पब्लिश्ड इन 2020, यहाँ से लेके ये जो फ्रेज है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको नॉन इसेंशियल भी कह सकते हो। इसको हमने किसकी मदद से लिखा? कॉमास की मदद से। ओके, ये रहा एक कॉमा, ये एक कॉमा है और दूसरा कॉमा ये है। इसको आपने कॉमास की मदद से लिखा है, नॉन इसेंशियल या एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, नाउन आ गया, उसके बाद दरमियान में एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर हम इसको ओमिट करके पढ़ें, इसको जज करने का तरीका क्या है कि आया कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है या जरूरी है, नेसेसरी है। तो उसको आप इसको रिमूव करके देखें, तो आप पढ़ें, द बुक became a bestseller, it gives a complete sense. Okay, so this one is an additional information. Okay, इसको नॉन इसेंशियल भी कह सकते हो। नॉन इसेंशियल या एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप कॉमास की मदद से सेपरेट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है द एफल टावर, a famous Paris landmark, is visited by millions of tourists each year. यहाँ भी आप देख लें, इस सेंटेंस में कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बताएं जी, गैस करें। दिस वन और दिस वन, ये एडिशनल या नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन ये है जी। ओके जी, तो उसको आपने किसकी मदद से सेपरेट किया है? कॉमास की मदद से। ये रहे कॉमास इधर और ये एक कॉमा इधर, तो आपने दरमियान में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, My sister, who is a talented musician, will be performing at the concert tonight. ओके, इसमें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करना है। दिस वन इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, हु इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। आप देख लें, हु इज अ talented musician, and this non-essential information has been separated using two commas. इसको दो कॉमास इस्तेमाल करके आपने सेपरेट किया। ये रहा एक कॉमा और दूसरा एक इधर कॉमा। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट है जी, माई मूवी विच वॉज रिलीज्ड लास्ट मंथ इज ऑलरेडी अ बॉक्स ऑफिस हिट। इसमें कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है? दिस वन, और इसको आपने दो कॉमास की मदद से यूज किया है। एक ये कॉमा और दूसरा ये रहा कॉमा। कॉमास की मदद से आपने इसको इस्तेमाल किया है। ओके, इसको सेपरेट किया है। तो इसी तरह रिमेनिंग सेंटेंस आप पढ़ सकते हो। तो याद रहे, आपने इसके 5 यूजेस पढ़े हैं कॉमास के। इसको हम एक नज़र फिर देख लेते हैं। आपको इसका रिव्यू मैं दे देता हूँ स्टार्ट से। ओके, कॉमे का पहला इस्तेमाल किया है, नंबर 1, सेपरेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट आइटम्स इन अ लिस्ट। ओके, एक लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये रहा आपका कॉमास का इस्तेमाल ये। तो इसी तरह सारे सेंटेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम इसका सेकंड इस्तेमाल, सेपरेटिंग एडजेक्टिव सम टाइम, ये तो वही बात होगी ना। चलो खैर, एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए वो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी एक ही नाउन को डिस्क्राइब करे या प्रोनाउन को। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट 2 or more adjectives that modify the same noun, जो एक ही नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करे। पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? ओके जी, एडजेक्टिव क्या होता है? Adjective is a word that is used to describe the quality of any noun or
प्रोनाउन, ऐसा लफ्ज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत या खूबी बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आप कहते हो जॉन इज अ टॉल बॉय, इसमें टॉल जो है वो जॉन की खूबी बयान कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो टॉल एडजेक्टिव होगा। द वाटर इज कोल्ड, दिस रूम इज कैपेशियस। कोल्ड, कैपेशियस, टॉल, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ये आपको ऑलरेडी पता है। इज दैट क्लियर? ओके जी। एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए आप देख चुके हो, द बिग रेड बॉल बाउंस्ड डाउन द हिल। फर्स्ट वन, comma is used to separate list of items in a sentence. Then comma is used to separate adjectives which are used to describe the same noun. Okay. Third one, comma is used to separate two independent clauses. Okay. With the help of coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, 7 है जी। ओके, कौन कौन से? फॉर, एंड, नॉर, ये आप देख लें, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो वगैरह। ओके जी, ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो ये आपको याद रहे। इनको याद अगर नहीं रख सकते ऐसे, तो मैंने एक टर्म यूज की, फैन वॉइस। क्या है? फैन वॉइस। पहले आपको बता चुका हूँ, एफ फॉर, एन, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Okay, fan boys. All of these 7 adjectives are called, these are called, क्या कहलाते हैं ये? Coordinating conjunctions. ये 7 है जी। 1, इसको आप देख लें, सॉरी 7 है, ये coordinating conjunctions हैं। इसको याद रखने के लिए टर्म बता दी है, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनको आपने याद रखना है। तो आप इसका तीसरा इस्तेमाल क्या है कॉमास का? कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जांपल में आप देख लें, ये देखें, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये और एक ये, इसको सेपरेट किया किसकी मदद से? कॉमास की मदद से। लेकिन आपने दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत जरूरी है, वो इस्तेमाल करना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बगैर नहीं। ओके, तो दूसरे लफ्ज में आप यहाँ तो सेपरेट कह लें या यूं कह लें, एक सेंटेंस में दोनों को मिलाया है जी, एक ही सेंटेंस में, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आपकी याद रखने के लिए, आपकी आसानी के लिए इजी है। यू कैन सिंपली से कॉमा इज यूज्ड टू कंबाइन टू independent coordinate closely related clauses. Okay, comma is used to combine two closely related independent clauses, वो independent भी हो और closely related भी हो, but with the help of using coordinating conjunction। वो 7 आपको बताए हैं, अब सारी एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा। ओके जी, इसका नेक्स्ट इस्तेमाल है सेटिंग ऑफ नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, गैर जरूरी मालूमात को। इससे पहले था कॉमा का इस्तेमाल, ये बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमा इज यूज्ड टू सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस। जो सेंटेंस के शुरू में इंट्रोडक्टरी वर्ड या फ्रेज या क्लास हो तो उसके बाद भी कॉमा आता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। और लास्ट वन, कॉमे का इस्तेमाल है नॉन इसेंशियल, ये गैर जरूरी इंफॉर्मेशन को आपने कॉमास की मदद से आपने लिखना है। ओके जी, तो नॉन इसेंशियल या एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम इरेज भी कर दें, जिसको हम अगर यहाँ से रिमूव भी कर दें, समझो ये वाला, तो स्टिल इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस बनेगा जॉन इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, फिर कॉमास नहीं आने। ओके जी, तो अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं फिर कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो ये है जी कॉमास का 5 तरह से इस्तेमाल, आपको याद रहे। कॉमा बहुत ही ट्रिकी है, इसमें जो इसका अगर मिस्टेक करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमा सप्लाइज। तो आपने इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। सम स्टूडेंट्स मेक द यूज ऑफ कॉमास इन अ रॉन्ग वे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बगैर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर सपोज आप देखते हो क्लोजली रिलेटेड वो क्लॉजेस हैं, उसको सेपरेट या उसको कंबाइन एक सेंटेंस में करने के लिए कॉमास का यूज कर लिया, तो वहां उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको कंबाइन करने के लिए यूज नहीं किया।
ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए तो कॉमर्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, क्लोजली रिलेटेड जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर भी वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह आपने जो एडिशनल या नॉन इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे फ्रेज, तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमेस का इस्तेमाल नहीं किया, या एक तरफ कर लिया दूसरी तरफ नहीं किया, फिर भी गलत हो जाएगा। लिस्ट ऑफ आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमेस का इस्तेमाल आना है। ओके जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फुल स्टॉप का इस्तेमाल भी समझ आ गई होगी, कॉमास का इस्तेमाल भी समझ आ चुकी होगी। याद रहे, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल इंग्लिश में राइटिंग में इतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी। इनका बहुत कलीदी किरदार है, बहुत ही अहम रोल है। आप इनका अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक इनमें करोगे तो आपका सेंटेंस पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। एक अच्छे राइटर की पहचान यही है कि उसको पंक्चुएशन पे पूरी कमांड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपने एक अच्छा राइटर बनना है, या आपने अपने एग्जाम्स में 100% इंग्लिश में मार्क्स गेन करना है, तो आपको पंक्चुएशन पे पहले फुल कमांड होनी चाहिए। ओके जी, तो हम आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पंक्चुएशन मार्क्स है या सिंबल्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।